मित्रों नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा आवाज़ में, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। अधिनियम संख्यांक इसका जो है, यहाँ पर देखिए, अधिनियम संख्यांक जो है 28/1961 है, ठीक है। 1961 के जो है 28वें नंबर का यह एक्ट है जो संसद में पास हुआ था, और 20 मई 1961 को यह संसद से पास हुआ था, ठीक है, अधिनियमित हुआ था। धारा 1 है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ है, ठीक है ना, संक्षिप्त नाम प्रारंभ और विस्तार है। धारा 2 में है दहेज की परिभाषा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए काफ़ी छोटा एक्ट है, लेकिन ये यदि आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस जो है एग्जाम में फंस जाएंगे, उसे आप कर नहीं पाएंगे। तो दहेज की परिभाषा क्या है? दहेज ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, कोई संपत्ति चल हो या अचल हो, रुपया पैसा हो या मूल्यवान प्रतिभूति हो, चेक हो, ठीक है, जो विवाह के समय या पूर्व या पश्चात, विवाह एट द टाइम, उसके एडवांस में दिया जाए या उसके पश्चात दिया जाए, ठीक है ना। ए, विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, यहाँ पे देखिए विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, यहाँ पर यह नहीं लिखा हुआ है कि लड़की के द्वारा या वधू पक्ष के द्वारा वर पक्ष को, ठीक है ना। तो आप समझिए इस बात को, हमारे देश में बहुत सारी ऐसे प्रथाएं हैं। जैसे मान के चलिए, अगर आप यूपी में देखेंगे तो यूपी में जो है लड़की वाले जो है लड़के वाले को दहेज देते हैं, ठीक है, लड़की वाले क्या करते हैं, लड़के वाले को दहेज देते हैं। लेकिन वही बंगाल में जो है हमने सुना है कि जो है लड़के वाले जो है लड़के वाले लड़की वाले को दहेज देते हैं। चूंकि यह एक सेंट्रल एक्ट है, ठीक है, केंद्र सरकार का नियम है, तो इसलिए जो है एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं। विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा, किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा, देखिए यहाँ पे एक बार फिर से एक्ट क्लियर कर देता है, ठीक है, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को। भाई मान लीजिए हमारी शादी हो रही है, हमें हमारे माँ बाप को न दे करके हमारे मामा को दे दिया गया या हमारे मौसा को दे दिया गया, किसी को दे दिया गया जिसके माध्यम से हमें दहेज पहुंच रहा है, ठीक है। मूल्यवान प्रतिभूति क्या है, ठीक है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आईपीसी की धारा 30 में, ठीक है ना, वहाँ पर यह बताया गया है कि मूल्यवान प्रतिभूति क्या है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए धारा 3 है दहेज देने या लेने के लिए शास्ति। दहेज देने या लेने के लिए शास्ति का मतलब होता है दंड, पनिशमेंट, ठीक है। खंड 1 है दहेज देगा या लेगा या दुष्प्रेरित करेगा, ठीक है, आपको प्रेरित करता है कि दहेज ले लो, तो ऐसा अगर यदि करता है तो 5 वर्ष की सजा है प्लस 5,000 रुपया जुर्माना है, या दहेज की रकम तक का जो अधिक हो कम नहीं होगा, ठीक है ना। तो यह देखिए यह 1961 का एक्ट है, ठीक है, क्या है 1961 का यह एक्ट है। 1961 में जो बहुत बड़े बड़े लोग होते थे, जैसे मान के चलिए कोई लड़का जज हो गया, जज की मैं बता रहा हूँ, चलिए, तो जज की शादी जो है 500 रुपये में हो जाती थी, ठीक है ना, 500 रुपया दहेज होता था, और साथ में कोई भैंस या गाय दे दिया जाता था, ठीक है ना। तो ये जो दहेज हमारे समाज में जो बढ़ा है, ये 1990 के बाद से बढ़ा है, ठीक है ना। ये 1 लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ तक जो दहेज बढ़ा है, ये 1990 के बाद बढ़ा है, ठीक है। नहीं तो 1,000 रुपया 500 रुपये में, 1,000 रुपया 500 रुपये में जो है, आप ये समझिए कि एक जज की शादी हो जाती थी, आप ये समझ लीजिए। या बैंक, कोई लड़का यदि बैंक में काम करता है तो 100-200 रुपये में उसकी शादी हो जाती थी। पैसे की कीमत था, लोग इतने लालची नहीं थे, लेकिन आज समय बदल गया है, ज़माना बदल गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खंड 2 ये क्या कहता है? ऐसी भेंटों को जो वधू को विवाह के समय, ऐसी भेंटों को जो वर को विवाह के समय बिना मांग के दी जाती हैं, ठीक है, जैसे सीकड़ घड़ी अंगूठी हो गया, बिना मांग के दे दी गई, ठीक है, उसके संबंध में लागू नहीं होगा। यदि खुशी खुशी कोई दे देता है तो उसके संबंध में यह लागू नहीं होगा, चाहे कुछ भी दे दे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए धारा 4 है, ये 1984 में जो इसमें संशोधन हुआ था, और इसका संशोधन आया था 1985 में, ठीक है,
1985 में। तो दहेज मांगने के लिए शास्ति, यदि कोई व्यक्ति वधू या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की मांग करेगा तो वह 6 माह से 2 वर्ष तक के कारावास तथा 10,000 रुपया तक जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। ठीक है ना भाई। 1961 में जो है 10,000 रुपया बहुत बड़ी रकम होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारा 4 का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका जो संशोधन हुआ 1986 में हुआ। क, यहाँ पे देखिए क लिखा हुआ, ए या क कह लीजिए। अपने पुत्र पुत्री या नातेदार के विवाह के परिणाम स्वरूप अपनी संपत्ति, धन या अंश देने की प्रस्थापना करते हुए किसी विज्ञापन, समाचार पत्र या जर्नल करेगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैंने कहा कि यदि कोई हमारी लड़की से शादी करेगा, उसे 5 एकड़ जमीन लिख दूंगा या 2 एकड़ जमीन लिख दूंगा या 50 लाख रुपया दे दूंगा। ठीक है, या फैक्ट्री या प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। कोई भी ऐसा विज्ञापन कराएगा, ठीक है, लालच दे करके किसी वर्ग को या वधु को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, या विज्ञापन मुद्रित करेगा या प्रकाशित करेगा। यह जो खंड ख है यह उस पब्लिशर के लिए है, ठीक है ना, उस प्रकाशन के लिए है। तो उसे 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास होगा प्लस 15,000 रुपया जुर्माना होगा। ठीक है, तो धारा 4 और धारा 4 का में ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा जो संशोधन हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं धारा 5। ठीक है, धारा 5 में जो है दहेज लेने या देने का करार शून्य बनाया गया है। करार को जो है अविधिमान्य करार कर दिया गया है। ठीक है, शून्य है। अब आते हैं हम लोग धारा 6 पर। देखिए धारा 6 है दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। दहेज का उसकी पत्नी या वारिसों के फायदे के लिए होना। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी बड़ी धारा है लेकिन इसको हमने छोटे में कर दिया है आपको समझने के लिए। देखिए यहाँ पर पहला, दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हमने दहेज दिया तो पति ने रख लिया या सास ने रख लिया या ससुर ने रख लिया। ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहां वह व्यक्ति उस दहेज को, ठीक है ना, मान के चलिए भाई आपको दिया जाता है कुछ भी, चाहे रुपया पैसा नगद दिया जाए या कंगन दिया जाए, मांग टीका दिया जाए, हार दिया जाए, झुमका बाली जो भी दिया जाए। ठीक है ना, दहेज विवाह पूर्व प्राप्त किया था तो विवाह की तारीख से 3 माह के भीतर, दहेज विवाह के समय या उसके पश्चात प्राप्त किया था उसकी प्राप्ति की तारीख से 3 माह के भीतर। ठीक है, यदि उस समय जब स्त्री अवयस्क थी तो उसके 18 वर्ष की आय प्राप्त होने के 3 माह के भीतर। तो आपको क्या याद रखना है, धारा 6 में 3 माह। ठीक है ना, 3 माह के भीतर। ठीक है, देखिए क्या है, 3 माह के भीतर क्या करना पड़ेगा, अंतरित कर देगा और ऐसे अंतरण तक उसे न्यास के रूप में स्त्री के फायदे के लिए धारण करेगा। ठीक है ना, यहां पर देखिए क्या है, यदि वह उस निर्दिष्ट काल तक वापस नहीं करता है, 3 मास के अंदर वापस नहीं करता है, तो वह व्यक्ति 6 मास से 2 साल का कारावास प्लस 5,000 रुपया जुर्माना से 10,000 रुपया जुर्माना। जुर्माने की जो रकम है 5,000 से 10,000 तक है। ठीक है ना, जैसा भी न्यायाधीश उचित समझे दे सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं क्या है। यदि उस समय पहले उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है, यदि उस समय पहले यानी 3 महीने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका विधिक वारिस उसे धारण करेगा तथा दावा करने का अधिकार होगा। यदि संतान नहीं, यदि कोई संतान नहीं है, शादी हुई मान के चल 2-3 महीने के बाद मर गई, ठीक है ना, तो लड़की, तो उसके माता पिता जो है उसको लेंगे। ठीक है, यदि संतान है तो उसका संतान लेगा, नहीं है मान लीजिए संतान भाई बच्चा है 1 आध महीना 1.5 महीना, भाई 3 महीने में कौन सा बच्चा होने वाला है। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। धारा 7 अपराधों का संज्ञान।
धारा 7 क्या है? अपराधों का संज्ञान। महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कौन? उत्तर प्रदेश में जो सिविल जज जूनियर डिवीजन है, अब सभी सिविल जज जूनियर डिवीजन को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट मान लिया गया है, ठीक है ना। जो अभी आप लोग जिसकी परीक्षा दे रहे हैं ये सिविल जज जूनियर डिवीजन का है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में सभी सिविल जज जूनियर डिवीजन के जो मजिस्ट्रेट हैं उनको क्या मान लिया गया? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। दूसरा, एफआईआर पर माता पिता या नातेदार या संगठन के परिवार पर, यह ठीक है ना, संज्ञान लिया जा सकता है दहेज का। धारा 8 है अपराधों का कुछ प्रयोजन के लिए संज्ञेय, जमानती और असमनीय होना, ठीक है। धारा 8A कुछ मामलों में सबूत का भार। धारा 3 और धारा 4 के तहत, धारा 3 में जब वह दहेज लेता है या दहेज लेना दुष्प्रेरित करता है तब। धारा 4 दहेज मांगने के लिए सबूत का भार, आप सबूत ला के दीजिए, ठीक है ना भाई। आप कैश लेंगे, ना वीडियो बनाएंगे, ना आवाज़ रिकॉर्ड करेंगे और चुपके से ले जाके दहेज दे देंगे तो कहाँ सबूत का भार मिलेगा। कुल लब्बुल हुआब यह है कि यह एक्ट जो है सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है सिलेबस में, और ना इसका कोई जो है कोई विशेष प्रभाव नहीं है। धारा 8B दहेज प्रतितोष अधिकारी, ठीक है ना। तो दहेज प्रतितोष अधिकारी, अभी तक मैंने कभी जिले में मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन अभी सुना नहीं है कि कोई जो है दहेज प्रतितोष अधिकारी भी है, प्रतिषेध अधिकारी है, ठीक है ना। मैंने दहेज लेने से रोके, यदि हमने किसी से शिकायत की तो उसको दहेज लेने से रोके। अभी तक 7-8 साल प्रैक्टिस करते हुए हमें हो गया, मैंने ऐसे अधिकारी का नाम नहीं सुना। धारा 9 नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को है, और धारा 10 में है राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह एक्ट जो है समाप्त हो जाता है। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।